द सोशियोपीडिया में सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 सोशियोलॉजी के चैप्टर 5 पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन यानी सामाजिक असमानता और बहिष्कार के स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि असमानता हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का सच कैसे है। फिर सोशियोलॉजिस्ट इसे समझने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो जानेंगे। उसके बाद हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के सिद्धांतों पर बात करेंगे। फिर भारत से जाति और भेदभाव की एक केस स्टडी देखेंगे और आखिर में पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे और नोट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हमारे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में असमानता कैसे मौजूद है। देखिए, अगर हम भारत में रहते हैं तो सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन यानी सामाजिक असमानता और बहिष्कार ये कोई नई बात नहीं है ना। ये तो हमारी रोज की सच्चाई है। हम सड़कों पे निकलते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, मतलब हर जगह हमें गरीबी दिखती है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है कि अमीरी और गरीबी एक साथ बिल्कुल आसपास देखने को मिलती है? अक्सर जब हम ये सब देखते हैं तो एक आम सोच ये होती है कि अच्छा, जो लोग गरीब हैं या हाशिए पर हैं वो शायद इसीलिए हैं क्योंकि उनमें कोई कमी है या वो उतनी मेहनत नहीं करते। हम अक्सर उनकी सिचुएशन के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है? जरा इस दक्षिण अमेरिकी कहावत को देखिए, ये इस सोच को कितना बढ़िया चैलेंज करती है। इसमें कहा गया है, अगर कड़ी मेहनत सच में इतनी ही अच्छी चीज होती तो अमीर लोग इसे सारा का सारा अपने लिए ही रख लेते। एक पल को सोचिए, पत्थर तोड़ने, बोझा ढोने या रिक्शा खींचने जैसे सबसे मुश्किल काम कौन करता है? गरीब लोग। तो फिर उनकी जिंदगी बेहतर क्यों नहीं हो पाती? तो बात सीधी है, सिर्फ मेहनत ही वजह नहीं है। इस पूरी असमानता की पहेली को सुलझाने के लिए हमें समाजशास्त्रियों के नजरिए को और उनके कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटी की। इसका सीधा सा मतलब है समाज में जो भी कीमती रिसोर्सेज हैं, जैसे पैसा, प्रॉपर्टी, अच्छी शिक्षा, हेल्थ या पावर, उनका अलग अलग ग्रुप्स के बीच बराबर ना बटा होना। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है कि कोई ज़्यादा काबिल है, कोई कम नहीं। ये समाज के सिस्टम से पैदा होती है। मशहूर सोशियोलॉजिस्ट पियर ए बॉर्डियू ने बताया कि ये असमानता 3 तरह की पूंजी या कैपिटल से बनी रहती है। पहली है इकोनॉमिक कैपिटल, मतलब पैसा, जायदाद। दूसरी है कल्चरल कैपिटल, मतलब आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आपका स्टेटस। और तीसरी है सोशल कैपिटल, यानी आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका सोशल नेटवर्क। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये तीनों आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे जिसके पास पैसा है वो अच्छी एजुकेशन खरीद सकता है, जिससे उसे अच्छा स्टेटस और अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। अच्छा, अब आते हैं प्रेजुडिस पर, जिसे हम हिंदी में पूर्वाग्रह भी कहते हैं। प्रेजुडिस का मतलब है किसी दूसरे ग्रुप के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेना, कोई सोच बना लेना। और ये सोच अक्सर सबूतों पर नहीं बल्कि सुनी सुनाई बातों पे टिकी होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो फिर प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन में क्या फ़र्क है? ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, प्रेजुडिस एक सोच है, एक ओपिनियन है जो हमारे दिमाग में है। वहीं डिस्क्रिमिनेशन उस सोच पर किया गया एक्शन है, एक व्यवहार है जो बाहर दिखता है। जैसे ये सोचना कि कोई ग्रुप अच्छा नहीं है, ये प्रेजुडिस है। लेकिन उस सोच के वजह से किसी को नौकरी पर न रखना, वो डिस्क्रिमिनेशन है। एक सोच है, दूसरा एक्शन। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक बहिष्कार। इसका मतलब वो सारे तरीके हैं जिनसे कुछ लोगों या ग्रुप्स को समाज की मुख्य धारा से काट दिया जाता है। उन्हें पूरी तरह शामिल होने ही नहीं दिया जाता। नतीजा, वो उन मौकों और रिसोर्सेज से दूर रह जाते हैं जो बाकी सबको मिलते हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये जानबूझकर होता है। ये समाज के स्ट्रक्चर का नतीजा है। चलिए अब अगले सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि ये जो असमानता है ये एक सिस्टमैटिक रूप, एक स्ट्रक्चर कैसे ले लेती है। सोशियोलॉजी में इसी को सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन असल में एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसमें समाज के लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर एक हायरार्की में डाल दिया जाता है। मतलब कोई ऊपर, कोई बीच में और कोई नीचे। और यही हायरार्की फिर तय करती है कि किसी की पहचान क्या होगी, उसके तजुर्बे कैसे होंगे और उसे कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे और कौन से नहीं। इसके 3 बड़े सिद्धांत हैं। पहला, ये समाज की एक खासियत है,
ये सिर्फ लोगों के पर्सनल डिफरेंस की वजह से नहीं है। दूसरा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मतलब सोशल पोजीशन अक्सर जन्म से मिलती है और विरासत में आगे बढ़ती है। और तीसरा, इस पूरे सिस्टम को विचारधाराओं का सपोर्ट होता है, ऐसी मान्यताएं जो इस असमानता को सही या नेचुरल ठहराती। अब इन सिद्धांतों को भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? चलिए जाति व्यवस्था और उससे जुड़े भेदभाव पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, जाति व्यवस्था भारत का एक बहुत ही खास सामाजिक सिस्टम है जो भेदभाव को न सिर्फ सही ठहराता है बल्कि उसे लागू भी करता है। इसने ऐतिहासिक रूप से लोगों को जन्म से ही उनके काम और स्टेटस के आधार पर बांट दिया, जिसमें अपनी सोशल पोजीशन बदलना मतलब मोबिलिटी लगभग नामुमकिन थी। और जाति व्यवस्था का एक सबसे क्रूर और हिंसक पहलू रहा है अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी। ये उन जातियों के खिलाफ कड़े से कड़े सामाजिक नियम लगाता था जिन्हें पवित्रता और अपवित्रता के स्केल पर सबसे नीचे रखा गया था। ये असल में अपमान, बहिष्कार और शोषण का एक सिस्टम था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज के ज़माने में भी जाति का किसी की आर्थिक हालत पर कोई असर होता है, या ये सब बस इतिहास की बातें हैं? चलिए इसका जवाब कुछ आंकड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये टेबल 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को दिखाता है। अगर हम ग्रामीण भारत को देखें तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 45.3% लोग गरीब हैं, मतलब लगभग आधी आबादी। शेड्यूल्ड कास्ट में ये आंकड़ा 31.5% है। अब इसकी तुलना अपर कास्ट से कीजिए, जहां ये सिर्फ 15.5% है। कितना बड़ा फर्क है। और शहरी भारत में भी पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही है। ये नंबर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि सोशल ग्रुप्स और गरीबी के बीच का रिश्ता आज भी कितना गहरा है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये टेबल 1999-2000 में अमीर या संपन्न आबादी का प्रतिशत दिखाती है। यहाँ भी कहानी वही है। ग्रामीण भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सिर्फ 1.4% और शेड्यूल्ड कास्ट्स का 1.7% इस अमीर कैटेगरी में है, जबकि सिख समुदाय में ये 31.7% और ईसाई समुदाय में 18.9% है। तो ये डेटा इस बात को और भी पुख्ता कर देता है कि मौके और संसाधन समाज में बराबर नहीं बटे। तो अब हम अपनी आज की चर्चा के अंत में आ गए हैं। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि इस चैप्टर से हमने क्या मुख्य बातें सीखी हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सामाजिक असमानता किसी एक इंसान की कमी नहीं बल्कि समाज के स्ट्रक्चर की देन है। दूसरी बात, स्ट्रैटिफिकेशन, एक्सक्लूजन और प्रेजुडिस जैसे कॉन्सेप्ट्स वो औजार हैं जिनसे हम इस स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। तीसरी बात, जाति व्यवस्था भेदभाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो इतिहास में भी था और आज भी है। और आखिर में, जैसा हमने आंकड़ों में देखा, भारत में जाति और समुदाय का किसी की आर्थिक स्थिति से आज भी एक बहुत मजबूत रिश्ता है। और हाँ, अगर इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ आपको सारी ज़रूरी जानकारी मिल जाएगी।